नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 11th क्लास के अंदर हम लोग छठा चैप्टर पढ़ रहे थे कवि त्रिलोचन शास्त्री जी का। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने कवि त्रिलोचन शास्त्री जी का जो जीवन परिचय है उसे हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को यह कविता अच्छे से समझ में आ सके। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग उनकी जो कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, इस कविता का अनुवाद और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन बच्चों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको समय रहते हुए नोटिफिकेशन मिलते रहें और कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। तो देखिए, त्रिलोचन शास्त्री जी के बारे में बात हो रही है बच्चों। कवि त्रिलोचन शास्त्री जी के बारे में जब हम लोगों ने चर्चा करी थी तो ये हिंदी साहित्य के अंदर प्रगतिशील काव्य धारा के जो 3 स्तंभ हैं उन 3 स्तंभों में से ये प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। और इनकी कविता के अंदर समाज के अंदर जो बेरोजगार लोग हैं, किसान हैं, गरीब हैं, उनके जो दुख दर्द हैं उनको इन्होंने अपने काव्य में एक आवाज़ दी उनको। तो ये जो कविता है ये भी जो इनकी चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है, इसके अंदर भी इसी तरह की बातों का चित्रण है। तो सबसे पहले इस कविता का अनुवाद करने से पहले आप समझिए कि ये चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये जो कविता है ये त्रिलोचन शास्त्री जी के धरती काव्य संग्रह से ली गई है। किससे ली गई है? धरती काव्य संग्रह से संकलित है। इसके अंदर ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से लोग अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण से उनका घर परिवार जो है बिखर जाता है, टूट जाता है। ये जो शिक्षा है उस शिक्षा के अंतर विरोधों को भी क्या करती है? उजागर करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती यह कविता जो है एक तरफ जहां शिक्षा के अंतर विरोधों को उजागर करती है, वहीं आर्थिक मजबूरियों के कारण से जब घर टूट जाते हैं, घर बिखर जाते हैं, उसका भी ये चित्रण करती है। ठीक है। साथ ही जो चंपा है इसके माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से भविष्य के जो सपने हैं वो बिखर जाते हैं, लोगों की आर्थिक मजबूरियां उन्हें अपने गांव से, अपने परिवार से क्या कर देती हैं? दूर कर देती हैं। तो यही कारण है कि जब चंपा जो है अपने भविष्य को लेकर के क्या रहती है? चिंतित भी रहती है। जब कभी उससे कहते हैं कि जब तेरा बालम कुछ संग रह करके जब चला जाएगा कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, तो कैसे उसको संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? ठीक है ना, इसलिए चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो चंपा कहती है कि मैं तो अपने बालम को अपने साथ रखूंगी, कभी ना उसे कलकत्ता जाने दूंगी और कलकत्ता पर बजर गिरे, यानी कि वो कहता है कि कलकत्ता जैसे महानगरों का सत्यानाश हो, वज्र गिरे उनके पर, अर्थात उनका सत्यानाश हो, जो अपनों से क्या कर देते हैं? जुदा कर देते हैं, ऐसे नगरों का सत्यानाश हो। तो इस तरह की ये जो कविता है बहुत अच्छी कविता है बच्चों, इंटरेस्ट आने वाला है आप लोगों को, तो जुड़े रहिए। अभी शुरू करते हैं हम लोग इसका अनुवाद कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। तो इस लाइन का मतलब समझ लीजिए कि जो चंपा है वो अनपढ़ लड़की है, उसे अक्षर ज्ञान नहीं है। ठीक है ना। तो कवि त्रिलोचन शास्त्री जी ये कहते हैं कि जो चंपा है वो गांव की एक भोली भाली मासूम लड़की है, अनपढ़ है और शिक्षा का महत्व वो नहीं जानती है। ठीक है। तो उसी के लिए वो कहते हैं कि जो चंपा है वो काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। नहीं चिन्हती का मतलब है पहचानती, कि जो चंपा है वो काले काले जो अक्षर हैं उन्हें नहीं पहचानती है। क्यों नहीं पहचानती है? क्योंकि चंपा जो है पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, वह गांव की एक भोली भाली लड़की है जिसके मन में शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, अनपढ़ है वो। ठीक है ना। यही कारण है कि वह काले काले अक्षरों को पहचानती नहीं है। तो चंपा काले काले अक्षर नहीं पहचानती है, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। तो कवि कहता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं कभी पढ़ने लगता हूँ तो वह चंपा जो है मेरे पास में आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है और खड़ी रह करके चुपचाप वो है मेरी बातों को या मेरे लिखे हुए शब्द जो रहते हैं मैं जब उनको पढ़ता हूँ तो उन्हें सुनती रहती है। उसे बड़ा अचरज होता है, अचरज का मतलब है आश्चर्य, उसे बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। किस बात का आश्चर्य होता है?
कि ये जो काले काले जो अक्षर हैं इनसे इतने सारे सुंदर शब्द कैसे निकलते हैं, उसे इस बात का बड़ा अचरज होता है। तो ये लाइनें देखिए, शुरू की जो 4 लाइनें हैं इसके बारे में देखिए क्या कहती है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, कि जो चंपा है वो काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं है और शिक्षा का महत्व वो नहीं जानती है, ठीक है, उसे अक्षर ज्ञान नहीं है और यही कारण है कि चंपा जो है काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, कि जब मैं कभी पढ़ने बैठता हूँ तो अक्सर जो है चंपा मेरे पास आ जाती है और खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, सुनती रहती है। उसे बड़ा अचरज होता है, उसे बहुत आश्चर्य होता है, उसे बड़ा अचरज होता है कि इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं, कि ये जो काले काले जो अक्षर हैं इनसे ये जो स्वर हैं वो कैसे निकलते हैं। यहाँ पर एक लाइन मिस हो गई है, उसको ध्यान रख लेना। उसे बड़ा अचरज होता है इन काले काले चिन्हों से कैसे यह सब स्वर निकला करते हैं, कि इन काले काले अक्षरों से ये जो स्वर हैं वो कैसे निकलते हैं, ठीक है। चंपा सुंदर की लड़की है, यानी कि चंपा के जो पिताजी हैं उनका नाम क्या है, सुंदर है, यानी कि जो चंपा है गांव के सुंदर नामक व्यक्ति की क्या है, लड़की है। सुंदर नाम के व्यक्ति की लड़की है। सुंदर जो है ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। सुंदर जो है ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर, चौपाया का मतलब है 4 पैर वाले, चौपायों का मतलब है 4 पैर वाले, अर्थात जो चंपा है 4 पैर वाले जो पशु हैं उन्हें चराने के लिए वो भी लेकर जाती है। यानी कि जो चंपा है एक सुंदर नामक ग्वाले की क्या है, लड़की है, और वो जो ग्वाला है वो गाय भैंसे रखता है, गाय भैंस चराता है। और चंपा भी जो कई बार है जो गाय भैंसे लेकर के जाती है चराने के लिए, चरवाही करने जाती है, यानी कि चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है, कि जो चंपा है उन गाय भैंसों को लेकर के और उनको चराने के लिए लेकर जाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो है ये एक पहला पैराग्राफ खत्म हुआ है, इसके अंदर कवि त्रिलोचन शास्त्री जी ने चंपा का क्या दिया है, परिचय दिया है कि चंपा जो है अनपढ़ लड़की है, उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं है, उसके पिताजी का नाम सुंदर है, सुंदर एक ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है, और जो चंपा है वो भी उन गाय भैंसों को चराने का काम करती है। कई बार वो मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है और चुपचाप सुनती रहती है। उसे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो काले काले अक्षर से हैं ये इतने सुंदर जो स्वर हैं वो कैसे निकलते हैं, उसे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है। तो देखिए इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया आपको, तो अगर आप करना चाहो तो मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं कि इसके 4 क्वेश्चन जो अर्थ ग्रहण से संबंधित हैं, इस पैराग्राफ के अंदर 4 क्वेश्चन हैं। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है कि भाई चंपा कौन थी, क्वेश्चन मार्क, चंपा कौन थी, क्वेश्चन मार्क, वह अक्षरों को क्यों नहीं पहचानती है। लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए बच्चों कि चंपा कौन थी, क्वेश्चन मार्क, फिर लिखना चंपा जो वह अक्षरों को क्यों नहीं पहचानती है। चंपा कौन थी, क्वेश्चन मार्क, वह अक्षरों को क्यों नहीं पहचानती है। तो आप बता देंगे कि चंपा जो है गांव की एक लड़की है, चंपा गांव की लड़की है और वह अनपढ़ होने के कारण जो है अक्षरों को नहीं पहचानती है। गांव की एक लड़की है और वह अनपढ़ होने के कारण अक्षरों को नहीं पहचानती है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखना ख करके, चंपा किसकी लड़की है, क्वेश्चन मार्क, चंपा किसकी लड़की है, वह क्या काम करती है। चंपा किसकी लड़की है, क्वेश्चन मार्क, वह क्या काम करती है। तो आप कह देंगे कि चंपा जो है सुंदर नाम के ग्वाले की लड़की है। चंपा सुंदर नाम के ग्वाले की लड़की है, वह गायों और भैंसों को चराने का काम करती है, वह गायों और भैंसों को चराने का काम करती है। क्लियर है, बहुत आसान है। तीसरा क्वेश्चन है, चंपा को अचरज क्यों हो जाता है, क्यों होता है, चंपा को अचरज क्यों होता है, क्वेश्चन मार्क, फिर लिखना चंपा को काले काले लिखे अक्षरों को देखकर और उनका उच्चारण सुनकर अचरज होता है। चंपा को काले काले लिखे अक्षरों को देखकर और उनका उच्चारण सुनकर अचरज होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का, भाई सुंदर कौन है, क्वेश्चन मार्क, सुंदर कौन है, क्वेश्चन मार्क, वह क्या व्यवसाय करता है।
वह क्या व्यवसाय करता है। ठीक है, तो इधर एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। तो सुंदर ग्वाला और चंपा का पिता है, सुंदर ग्वाला है और चंपा का पिता है। ठीक है, वह गाय भैंसे रखने का काम करता है। कौन सा व्यवसाय करता है? गाय भैंसे रखने का काम करता है, अर्थात पशुपालन का काम करता है। किसका काम करता है वो? पशुपालन का काम करता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर है कि भाई इसका भाव सौंदर्य बताइए। जो सौंदर्य बोध से संबंधित प्रश्न है, सौंदर्य बोध से संबंधित प्रश्न है, उसमें 1 नंबर डाल के आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? भाव सौंदर्य। कि गांव की अनपढ़ लड़की चंपा गाय भैंसे चराती है, वह साक्षरता का महत्व नहीं समझती है, इस कारण अक्सर उसे काले काले चिन्ह या निशान लगते हैं और अक्षरों का स्वर उच्चारण सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य होता है। फिर नेक्स्ट है कि भाई अलंकार कौन कौन से हैं। तो देखिए इसके अंदर काले काले जो शब्द हैं या जो खड़ी खड़ी शब्द है, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यानी कि एक जैसे दो शब्द हो और उनके अर्थ और अन्वय समान हो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, तो काले काले और खड़ी खड़ी इन शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, और वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार तो है ही। और चंपा के स्वभाव का चित्रण होने से, चंपा के स्वभाव का चित्रण होने के कारण स्वभाव उक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? ऐसे लिख लेना आप लोग, स्वभाव। कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर अलंकारों का। और इसकी जो भाषा सौष्ठव है तो उसमें वही लाइन आएंगी, भाषा सरल सुबोध प्रवाहमयी। इसको रहने दो, ये वाला क्वेश्चन मत करो, यहीं तक कर लेना। ठीक है, और यही कारण है कि मैंने यहाँ इस कविता में ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाए नहीं, क्योंकि सरल कविता है, बिल्कुल आसान कविता है। अगर आप 1-2 बार वीडियो को सुनेंगे तो ढंग से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आगे। सेकेंड पैराग्राफ है, तो यहाँ देखिए भाई चंपा चौपायों को लेकर चरवाई करने जाती है। अब यहाँ पर ये जो दूसरा पैराग्राफ है, इसमें चंपा की विशेषताएं बताई जा रही है। क्या बता रहे हैं? कि चंपा अच्छी है, कि चंपा बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन थोड़ी चंचल है वो और नटखट भी है, शरारत करती है, कभी कभी वह उद्यम करती है, यानी कि कभी कभी वह शरारत करती है, कभी कभी वह जो कलम है वो चुरा लेती है, कि कभी कभी जो मेरी कलम है उसे चुरा कर ले जाती है, जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, यानी कि मैं कलम को जैसे तैसे करके मैं ढूंढ करके वापस लाता हूँ, फिर आकर देखता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ, कि देखता हूँ कि मेरे कागज गायब हो गए, और इससे जो कवि है वो फिर क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, कि चंपा कहती है कि तुम तो दिन भर इन कागजों पर गोदते रहते हो, अर्थात इन कागजों पर ही लिखा पढ़ी करते रहते हो, तुम तो दिन भर ही इन कागजों पर लिखा पढ़ी करते रहते हो, क्या यह काम बहुत अच्छा है? वो कहती है क्या ये पढ़ाई लिखाई करने का ये जो काम है क्या इतना अच्छा है कि तुम दिन भर इस पढ़ाई लिखाई का काम करते रहते हो? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। जो कवि है वो कहता है कि चंपा की इन भोली सी बातों को सुनकर मैं उसके भोले स्वभाव पर हंस देता हूँ, और फिर चंपा चुप हो जाती है, और इस तरह वह चंपा जो है चुप हो जाती है, शर्मा जाती है। तो यहाँ जो है वह उसकी विशेषताओं की बात हो रही है कि चंपा बहुत ही अच्छी लड़की है, चंचल है, नटखट भी है, शरारत करती है, कभी कलम चुरा लेती है, मैं जैसे कलम को ढूंढ कर लाता हूँ तो देखता हूँ मेरे कागज गायब हो जाते हैं, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। चंपा कहती है कि तुम तो दिन भर ये पढ़ाई लिखाई का काम करते रहते हो, कागज गोदते रहते हो, क्या ये पढ़ाई लिखाई करने का काम इतना अच्छा है कि तुम दिन भर करते रहते हो? यह सुनकर जो है कवि जो है उसके भोले स्वभाव पर हंस देता है, और फिर चंपा क्या हो जाती है? चुप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरे नंबर में, उस दिन चंपा आई मैंने कहा। अब देखिए यहाँ पर जो है इस पैराग्राफ के अंदर वो जो कवि है त्रिलोचन जी चंपा को पढ़ाई लिखाई का महत्व बताते हैं।
उसे पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझाते हैं कि जीवन में पढ़ाई लिखाई करना कितनी अच्छा होता है। अगर जीवन में पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं तो उसका बहुत विशेष महत्व होता है। लेकिन चंपा की नज़रों में पढ़ाई लिखाई करने वाले जो लोग हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। उसका तो यही मानना है कि पढ़ने लिखने के बाद जो व्यक्ति है वो बुरा इंसान बन जाता है। लेकिन जो कवि त्रिलोचन शास्त्री जी हैं उसे गांधी जी की बातों का हवाला देते हैं कि भाई गांधी बाबा की इच्छा थी कि सब लोग पढ़े लिखें, पढ़ाई लिखाई करें। तो कहते हैं कि हाय राम, तुम कितने झूठे हो, तुम तो कहते थे गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो पढ़ने लिखने की बात कैसे कह सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उस दिन चंपा आई, हमेशा की तरह उस दिन एक बार चंपा मेरे घर आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, मैंने उनसे कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे घाड़े काम सरेगा, कि कभी जीवन के संकट के समय में, कभी जीवन के बुरे समय में, हारे गाड़े यानी कि कभी मुसीबत के समय में ये तुम्हारे काम आएगी पढ़ाई। गांधी बाबा की इच्छा है और गांधी बाबा की भी यही इच्छा है कि इस देश के सभी बालक बालिका, इस देश के सभी व्यक्ति जो हैं पढ़ाई लिखाई करें, ताकि उनके अंदर जो बुद्धि है उसका विकास हो सके और उनके जीवन का महत्व उन्हें समझ में आ सके। तो वो गांधी बाबा के बारे में कहते हैं कि हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें, इस देश के सभी लोग पढ़ना लिखना सीखें। अब चंपा ने यह कहा कि अब इन बातों को सुनकर, लेखक की यानी कि कवि की इन बातों को सुन करके चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, कि तुम तो ये कहते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सीधे इंसान है, बहुत भले इंसान है, तो वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे। तो अगर वो अच्छे इंसान हैं तो फिर पढ़ने लिखने की वो बात कैसे कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो कहने का मतलब है कि गांधी जी के बारे में उन्होंने सुन रखा था कि भाई गांधी जी बहुत ही अच्छे इंसान है, भोले इंसान है, सीधे इंसान है। अगर भोले सीधे इंसान हैं तो वो पढ़ाई लिखाई की बात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि चंपा का ये मानना था कि पढ़ने लिखने के बाद जो इंसान है वो अच्छा इंसान नहीं रहता है, ठीक है ना, उसके अंदर कई तरह की बुराइयां आ जाती हैं। तो यही कारण है कि गांधी जी के बारे में उसने अच्छा सुन रखा था, तो उसे इस बात का विश्वास नहीं होता है कि गांधी जी ने ये बात कही होगी, इसलिए वो कहती है मैं तो नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, फिर आगे जो है उसे भविष्य के बारे में सचेत करता है कवि, उसे भविष्य के बारे में याद दिलाता है कि भाई कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारा पति कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा और फिर रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में वो तुम्हें छोड़ करके कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में चला जाएगा। तो कैसे तो तुम उसको पत्र लिखोगी और कैसे उसके द्वारा भेजे हुए पत्र को पढ़ोगी। इसलिए चंपा पढ़ लेना अच्छा है, यानी कि उसे पढ़ने के बारे में प्रेरित करता है, उसे पढ़ने के लिए सचेत करता है कि भविष्य में वो पढ़ाई लिखाई उसके कितनी काम आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। मैंने आगे कहा, कवि कहता है कि मैंने उसे कहा कि हे चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। अब कहता है कि एक ना एक दिन तुम्हारी क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी और गोने जाओगी। गोने का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे शादी हो जाती है और शादी के बाद में क्या होता है, उसे पति के घर भेजा जाता है स्त्री को, तो उसे क्या कहा जाता है, गोना। क्या कहा जाता है, उसे गोना कहा जाता है। कि जब तुम गोने चली जाओगी, अर्थात जब शादी के बाद गोना होकर जब तुम अपने पति के साथ में चली जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, यानी कि कुछ दिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रह करके और फिर वह रोजगार की तलाश में या अपने काम या व्यवसाय के लिए वह कलकत्ता जैसे बड़े शहर में चला जाएगा। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, उसे बताता है, तुम्हें मालूम है गांव से बहुत दूर है कलकत्ता। कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे तुम उसे अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने वाले संदेश लिखोगी, पत्र लिखोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी और किस तरह से तुम अपने पति के पत्र पढ़ोगी। इसलिए चंपा पढ़ लेना अच्छा है, कि चंपा इसलिए पढ़ाई कर लेना जो है बहुत अच्छा है। उसे पढ़ने लिखने का महत्व समझाते हुए चलता है। तो चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो। चंपा कहती है तुम कितने झूठे हो, देखा मैंने, तो तुम कितनी झूठ बोल रहे हो। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी। कि हे राम, हे भगवान, तुम पढ़ने लिखने के बाद इतने झूठे इंसान बन गए हो।
इतने झूठ बोल रहे हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी और मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया और कहीं मेरी शादी हो भी गई तो मैं तो अपने बालम को संग साथ रखूंगी, तो मैं तो अपने पति को हमेशा मेरे साथ में रखूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, और मैं कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में अपने पति को कभी भी जाने नहीं दूंगी। कलकत्ता पर वज्र गिरे, और कलकत्ता पर वज्र गिरे का मतलब वज्र गिरे अर्थात उसका सत्यानाश हो, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों का नाश हो, जो अपनों को अपनों से क्या कर देते हैं, जुदा कर देते हैं, उन्हें उनसे बिछड़ देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो कलकत्ता के बाद की आता है कि जला जाएगा पति जो है, तो यहाँ पर जो चंपा है वह अपने पति पर अपना पूरा अधिकार समझती है, इसलिए उस अधिकार की वजह से कहती है कि मैं तो अपने पति को अपने से अलग नहीं रहने दूंगी और मैं तो उसे कलकत्ता में कभी ना जाने दूंगी। अगर मेरी शादी हो भी गई तो मैं तो अपने बालम को हमेशा अपने साथ रखूंगी। कलकत्ता पर वज्र गिरे, और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों का क्या हो, सत्यानाश हो। तो कहने का मतलब है कि ये जो कविता है कहीं ना कहीं शिक्षा का जो अंतर्विरोध है, शिक्षा का जो महत्व है उसे भी बताती है, साथ ही ये उस चीज़ को भी दिखाती है कि किस तरह से घर परिवार बिखर जाता है, लोग रोजगार की तलाश में अपने परिवार से, अपने घर से दूर रहते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, आपके कईयों के पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जॉब कहीं और लगी हुई है, किसी की दिल्ली लगी हुई है, किसी की जोधपुर लगी हुई है, किसी की अजमेर लगी हुई है, महीने में 15 दिन में एक बार पेरेंट्स का मिलना होता है, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं लगता है, यानी कि जीवन कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि लोग रोजगार की तलाश में ऐसे बड़े बड़े शहरों में जाकर और वहीं पर उलझ जाते हैं, और उनका परिवार जो है किस तरह से टूट बिखर जाता है। आर्थिक मजबूरियों के कारण से यह सब काम होता है। तो इस तरह से ये जो कविता है ये जीवन की उन्हीं चीज़ों को उजागर करती है। तो बच्चों देखिए ये कविता यहाँ पर फिनिश हो गई है। अब हम लोग इसके जो पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 5-6 क्वेश्चन, 8-9, ठीक है। तो इसके अंदर केवल 4 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, लिख लीजिए। पाठ्य पुस्तक में 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। ध्यान से सुन लेना, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। ये क्वेश्चन मार्क लगा लेना लास्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक का, ठीक है, पाठ्य पुस्तक का फर्स्ट क्वेश्चन है। कवि ने जब चंपा से कहा कि शादी के बाद उसका पति नौकरी करने के लिए कोलकाता जैसे बड़े शहर में जाएगा और तुम्हें उसके लिए पत्र लिखना पड़े या उसका लिखा पत्र समाचार जानने के लिए पढ़ना पड़े, तब तुम क्या करोगी। यह सुनकर उसने कहा कि यदि मैंने विवाह किया भी तो मैं अपने पति को अपने पास ही रखूंगी, उसे कोलकाता नहीं जाने दूंगी, क्योंकि कोलकाता परिवार को तोड़ने वाला और आदमी को अच्छे आचरण से गिराने वाला शहर है। ऐसे शहर को सहन नहीं कर सकती, इसलिए उसने कहा कि कलकत्ता पर क्या करे, वज्र गिरे, उसका सत्यानाश हो। तो वापिस सुन लीजिए भाई, कवि ने जब चंपा से कहा भाई शादी के बाद जब तुम्हारा पति जो है रोजगार की तलाश में कलकत्ता चला जाएगा तो कैसे तो तुम उसे पत्र लिखोगी और कैसे उसके द्वारा लिखे हुए पत्र को तुम पढ़ोगी, ठीक है। इसलिए पढ़ाई लिखाई कर लेना अच्छा है। यह सुनकर चंपा ने कहा कि यदि मैंने विवाह किया तो मैं हमेशा अपने पति को अपने पास रखूंगी और उसे कलकत्ता कभी ना जाने दूंगी, क्योंकि जो कलकत्ता है वो परिवार को तोड़ने वाला, बिखेरने वाला है, ठीक है, और आदमी को अच्छे आचरणों से गिराने वाला शहर है। इसलिए ऐसे शहर पर का क्या हो, सत्यानाश हो, उन पर वज्र गिरे। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है, चंपा को इस बात पर विश्वास क्यों नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। चंपा को इस बात पर विश्वास क्यों नहीं हो पाता कि गांधी बाबा ने पढ़ाई लिखाई की बात की होगी। तो ये क्वेश्चन लिख लेना। चंपा ने गांधी बाबा के बारे में सुन रखा था कि वो अच्छे और सीधे इंसान हैं। चंपा ने गांधी बाबा के बारे में यह सुन रखा था कि वो अच्छे और सीधे इंसान हैं। उसके अनुसार पढ़ना लिखना
सीधे साधे और अच्छे इंसान का काम नहीं है। चंपा के अनुसार पढ़ाई लिखाई करना अच्छे और सीधे इंसान का काम नहीं है। पढ़ने लिखने वाले अच्छे इंसान हो ही नहीं सकते। पढ़ने लिखने वाले जो है अच्छे इंसान नहीं हो सकते। इसलिए उसका मानना था कि ये पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। इसलिए उसका मानना था कि पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। अतः अच्छे इंसान होने के नाते गांधी बाबा पढ़ने लिखने की बात कह ही नहीं सकते। अच्छे इंसान होने के नाते गांधी बाबा पढ़ने लिखने की बात कह ही नहीं सकते। तो वापिस सुन लीजिए भाई, चंपा ने गांधी बाबा के बारे में सुन रखा था कि वो बहुत अच्छे और सीधे इंसान हैं, इसलिए सीधे और अच्छे इंसान कभी भी पढ़े लिखाई का जो काम नहीं कर सकते। ठीक है ना, लिखने सीधे साधे अच्छे इंसान का काम नहीं है। पढ़ने लिखने वाले अच्छे इंसान हो ही नहीं सकते, इसलिए उसका मानना था कि यह पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? ये विशेषताएं बताइए ना, यहाँ पर ये जो विशेषताएं आ रही है इन विशेषताओं के बारे में बताना है। चंपा एक भोली भाली, सुंदर, शरारती, उद्यम करने वाली और एक अबोध बालिका है जिसे ज्ञान नहीं है। पढ़ना लिखना उसे अच्छा नहीं लगता। गाय भैंसे चराने में ही उसकी रुचि है। वह अपने परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना से पूरित है। इसीलिए वह कहती है कि यदि मैं विवाह करूंगी तो पति को अपने पास ही रखूंगी, उसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। वह परिवार को जोड़कर रखने की तथा हमेशा अच्छा आचरण करने के पक्ष में रहती है। इस तरह आप ये विशेषताएं लिख देंगे कि चंपा बहुत ही अच्छी, भोली भाली, सुंदर, शरारती, अबोध बालिका। ठीक है, आपके विचार से चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? ठीक है, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मेरे विचार से पहले तो चंपा के आसपास कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, यानी कि चंपा के आसपास में पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा जिससे वे पढ़ने लिखने की बात और उसका महत्व समझ पाती। दूसरी बात यह भी थी कि उसने सुन रखा था कि पढ़े लिखे लोग अच्छे इंसान नहीं होते हैं, वे पढ़ लिख कर चालाक, स्वार्थी और कपटी हो जाते हैं। इस कारण उस भोली भाली बाला ने अपने मन में सोच लिया था कि वह पढ़ लिखकर चालाक, कपटी और स्वार्थी नहीं बनेगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब चीज़ कर लेंगे। सभी चीज़ों को ध्यान से समझना, एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो ये चीज़ें ढंग से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोगों को ये चैप्टर कितना समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली बार अगले चैप्टर को लेकर के। अब देखिए यहाँ हम लोग ये 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं गद्य पार्ट के अंदर, वो पद में। अब हम लोग जो गद्य वाला पार्ट है उस गद्य पार्ट को शुरू करेंगे। ठीक है, 6 चैप्टर वहां से पढ़ लेते हैं, 6 यहाँ से पढ़ ले, तो एक बार थोड़ा सा बराबर का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा सा सेकंड बुक, थोड़ी सी व्याकरण, इस तरह से मिक्स करते हुए चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जुड़े रहिए इसी चैनल पर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगली बार नए चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।